औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी इंजीनियरिंग व्यवसायों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पाठचर्या में अंकित प्रसंग, वृत्त और वृत्त से संबंधित गणनाओं पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए वृत्त के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। वृत्त यानी सर्कल। वृत्त सर्कल एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है या बिंदुपथ होता है जो एक नियत बिंदु या केंद्र से अचर दूरी पर होते हैं। यानी इस चित्र को देखिए, ये केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर बिंदु है, ये बिंदुओं का बिंदुपथ है। तो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी यानी त्रिज्या पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। जब किसी भी वृत्त को उसके केंद्र से किसी भी नियत कोण पर घुमाया जाता है तो भी वृत्त नहीं बदलता है। यानी क्या कहना चाहते हैं ये, कि जब किसी भी वृत्त को उसके केंद्र से किसी भी नियत कोण पर घुमाया जाता है तो भी वृत्त नहीं बदलता। वृत्त की आकार या उसका शेप वैसे ही रहता है। जब एक सीधी रेखा खींची जाती है जो केंद्र से गुजरती है तो ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है ना। देखिए कैसे, ये देखिए ये रेखा है, ये ग्रीन लाइट ब्लू कलर की है। तो इस रेखा को देखिए पूरा, ये जो सर्कल में है। जब एक सीधी रेखा खींची जाती है जो कि वृत्त के केंद्र से गुजर रही है, ओ क्या है यहाँ पर, वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है। तो ये रेखा जब वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो वृत्त को बराबर दो भागों में, एक भाग ये और इस रेखा के परे ये वाला भाग, दो बराबर भागों में बांट देती है। एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है ना। इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ये जो रेखा डी से डिनोट है, प्रदर्शित है लाइट ब्लू कलर में, ये वाली रेखा जो है इसको वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये जो डी है, ये दी गई आकृति में डी जो है वृत्त का व्यास है। वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पद है ये, बहुत महत्वपूर्ण पद है त्रिज्या। वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। देखिए वृत्त की परिधि है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से इस वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। हल्के लाल कलर में है, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये आर क्या है, इस दिए गए वृत्त में वृत्त की त्रिज्या है। और इसका वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास में जो ये डी है, एक आपस में संबंध होता है। व्यास जो है हमेशा त्रिज्या की दुगनी होती है। अगर वृत्त के व्यास को हम डी से प्रदर्शित करें तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है ना। d इज इक्वल टू 2r, d इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। या त्रिज्या जो है, त्रिज्या का मान व्यास का आधा होता है, यानी d/2 होता है, d/2 हो जाएगा। तो यहां पर वृत्त की त्रिज्या और व्यास में आपको एक संबंध मिलता है। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है या त्रिज्या व्यास का आधा होता है। और परिधि, वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, तो क्या होता है वृत्त की परिधि? वृत्त के चारों ओर का परिमाप ही वृत्त की परिधि कहलाती है। अब इस आकृति में जो काले कलर से पूरा प्रदर्शित किया गया है यानी सी, ये क्या हुआ, वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि का मान कितना होता है, 2πr, 2πr। अगर r जो है त्रिज्या है तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। या वृत्त की परिधि को अगर हम व्यास के संदर्भ में प्रदर्शित करें तो 2π, त्रिज्या क्या होती है, परिधि की आधी होती है, तो इंटू d/2 कर देंगे। बताया था अभी पिछले स्लाइड में मैंने कि त्रिज्या जो है परिधि की त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर d और d कट जाएगा, r का मान d/2, 2 और 2 कट जाएगा और आपका जो है परिधि क्या आ जाएगा, πd, है ना। तो वृत्त की परिधि को हम त्रिज्या के संदर्भ में अगर प्रदर्शित करें तो उसका सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि को अगर व्यास के संदर्भ में लें तो πd होता है।
अब आते हैं वृत्त का व्यास या डायमीटर ऑफ सर्किल। वृत्त का व्यास एक वृत्त में खींची जा सकने वाली सबसे लंबी रेखा होती है। इस चित्र में देखिए ये पूरा वृत्त है, ये डायामीटर है ना, ये हल्के बैंगनी कलर से एक लाइन प्रदर्शित की गई है, ये क्या होती है, डायामीटर या व्यास। व्यास को इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। और ये व्यास जो है यानी ये रेखा हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। और मैंने आपको बताया था व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी डी ये डायमीटर क्या होगा, त्रिज्या का, इस रेडियस का 2 गुना हो जाएगा। फिर वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ सर्किल। वृत्त की जीवा क्या होती है, देखिए हल्के नीले कलर में, ये नीले कलर में प्रदर्शित है, इसको कॉर्ड, जीवा की इंग्लिश कॉर्ड होती है। तो ये इस वृत्त में ये जीवा नीले कलर से प्रदर्शित है। तो वृत्त की जीवा एक रेखा खंड है जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। यानी ये जो रेखा है इसका अंत बिंदु, एक अंत बिंदु अगर हम एक लिख दें यहां पर और एक अंत बिंदु बी लिख दें यहां पर, तो ये ए बी क्या हुआ, वृत्त की जीवा हो गई। और व्यास क्या होता है, ये भी एक जीवा होती है, ये भी तो, ये जो रेखा है इसका भी तो अंत बिंदु होता है, वृत्त के अंत बिंदु पर होता है ये। देखिए एक अंत बिंदु ये हुआ, अगर इसको हम सी कर दें तो ये व्यास भी जो है एक तरह से वृत्त की जीवा होती है। तो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है एवं यह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। दी गई आकृति में, इस दिए गए आकृति में जीवा कॉर्ड के नाम से दी गई है, ये वाला मैंने आपको बताया था। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और जीवा क्या है, वृत्त की जीवा एक रेखा खंड है जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त के परिधि पर होते हैं। अब आते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा या टेंजेंट ऑफ सर्किल। इस चित्र में देखिए ये टेंजेंट लिखा हुआ है रेड कलर से। तो स्पर्श रेखा या टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा एक वह सीधी रेखा होती है जो एक वृत्त की परिधि को बाहर से किसी एक बिंदु पर छूती है। ध्यान से देखिए स्पर्श रेखा ये रेड कलर से प्रदर्शित की गई है इस चित्र में, देखिए यहां पर। तो क्या बताया मैंने आपको कि ये देखिए ये रेड कलर से प्रदर्शित है, ये रेखा है आपकी, ये वाला है ना, ये वाला, तो ये रेखा है, टेंजेंट लिखा हुआ है। तो स्पर्श रेखा वह सीधी रेखा होती है जो एक वृत्त की परिधि को बाहर से किसी एक बिंदु पर छूती है। यहां पर देखिए, यहां पर इस बिंदु पर छू रहा है, ये है ना, इस बिंदु पर छू रहा है, इस बिंदु पर। तो दी गई आकृति में स्पर्श रेखा टेंजेंट के नाम से दी गई है और किसी एक बिंदु पर ये छूती है। वृत्त की छेदन रेखा या सिकेंट ऑफ ट्रायंगल। छेदन रेखा क्या होती है, देखिए ग्रीन कलर से ये प्रदर्शित किया है हमने, है ना, ये सिकेंट। तो छेदन रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को छूती है। क्या, छेदन रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को छूती है। देखिए ये छेदन रेखा है और वृत्त के एक बिंदु को यहां पर छू रही है और वृत्त के दूसरे बिंदु यहां पर छू रही है। तो दी गई आकृति में छेदन रेखा को हम सिकेंट के नाम से प्रदर्शित किए हैं, है ना, ये देखिए यहां पर। अब देखते हैं आर्क ऑफ सर्किल या वृत्त की चाप क्या होती है। ये देखिए रेड कलर में है ना, यहां पर है ना आर्क। तो वृत्त चाप या वृत्त की परिधि का, वृत्त चाप वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है। वृत्त चाप क्या होता है, वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है और वृत्त चाप आर्क के नाम से इस चित्र में हमने दिखाया। ये देखिए वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है कि नहीं। फिर उसके बाद आते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड या सेक्टर ऑफ सर्किल। ये देखिए इस वृत्त में ये ग्रीन कलर से जो भाग प्रदर्शित किया गया है ये सेक्टर ऑफ सर्किल होता है। तो त्रिज्यखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्यखंडों एवं एक चाप के अंदर होता है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पद है ये वृत्त का। क्या, एक चाप, ये वाला जो है, ये जो ग्रीन कलर से ये वाला पूरा पोर्शन है, ये एक चाप हो गया आपका। यहां पर देखिए ये चाप है और दो त्रिज्याओं से, ये देखिए है ना। तो त्रिज्यखंड क्या हो गया, एक ऐसा क्षेत्र है जो वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है।
त्रिज्यखंड को हम इस आकृति में सेक्टर के नाम से प्रदर्शित किए हुए हैं ना। तो त्रिज्यखंड क्या होगा कि वृत्त में त्रिज्यखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्यखंडों या त्रिज्याओं और एक चाप से घिरी हुई आकृति होती है। अब आगे आते हैं वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्किल, है ना। वृत्तखंड क्या होता है? सेगमेंट ऑफ सर्किल। इस वृत्त में, इस चित्र में देखिए आप, तो दी गई आकृति में वृत्तखंड सेगमेंट के नाम से हमने प्रदर्शित किया है। वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। नीले कलर से प्रदर्शित है ये। तो वृत्तखंड वह क्षेत्र होता है जो एक जीवा, देखिए अब यहां पर एक जीवा है आपकी, ये देखिए, ये जीवा हो गई आपकी नीले कलर की, ये क्या हुई? जीवा। तो वृत्तखंड वह क्षेत्र होता है जो एक जीवा एवं एक चाप से घिरा होता है। अब ये एक चाप हो गया, तो एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है। यह जीवा वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है ना। अब देखिए ये जीवा क्या है? ये पूरा एक वृत्त का खंड हो गया, ये पूरा एक वृत्त का खंड हुआ, दूसरा वृत्त का एक खंड ये हुआ। तो इस छोटे खंड को लघु वृत्त खंड और इस बड़े खंड को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। तो किसी भी वृत्त में दो वृत्त खंड होते हैं, छोटे वृत्त खंड को लघु वृत्त खंड और बड़े वृत्त खंड को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। और वृत्त खंड क्या होता है? एक जीवा और एक चाप से घिरी आकृति होती है। अब आते हैं वृत्त के सूत्र के विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक सर्किल दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। तो हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया था वृत्त का एरिया या क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, और अगर व्यास के संदर्भ में लेंगे तो पाई R की जगह हमें पता है कि व्यास अगर हम D लेंगे, स्मॉल d लेते हैं, तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, तो R की जगह हम d/2 लिख देंगे और स्क्वायर जब करेंगे तो पाई d स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अगर इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तो पेरीमीटर या परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई r, या व्यास के संदर्भ में लेंगे तो पाई d, जहां पर मैंने आपको बताया r क्या है? रेडियस है, d क्या है? डायामीटर है या जो है व्यास है, और पाई का मान 22/7 या 3.14 रखते हैं। अगर इस वृत्त को आधे भाग में बांटा जाए तो इसको अर्धवृत्त बोल देंगे। यहाँ पर सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर बाई 2, और इसका जो पेरीमीटर होगा, परिधि होगी, पाई R प्लस 2R होगा। अगर हम इसको वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो एक भाग का जो एरिया होगा उसको, इसका जो एरिया होगा वो पाई R स्क्वायर बाई 4 होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपके कंपटीशन में भी पूछा जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम सर्किल और सेमी सर्कल, वृत्त और अर्धवृत्त के फार्मूले तो जानते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट सर्कल जो होता है उसके विषय में हमें नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है कि आपको CTI के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम या और भी जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको ये फार्मूला मिले, और आप अगर सवाल इससे संबंधित आता है तो आप आसानी से लगा सके। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जो क्वाड्रेंट सर्किल होगा उसका एरिया जो है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर बाई 4, और इसकी जो परिधि होगी या पेरीमीटर होगा पाई R बाई 2 प्लस 2R हो जाएगा। रिंग की बात करें, है ना, तो एक बड़ा जो है सर्किल है और एक छोटा सर्किल, इसी को इस तरह से जो आकृति बनती है उसको रिंग बोलते हैं। और बड़े वाले सर्किल की या वृत्त की अगर त्रिज्या कैपिटल R लें और छोटे वाले का स्मॉल r लें, जहां r क्या है देखिए यहाँ पर प्रदर्शित भी किया है। r जो है आपका रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, बड़े वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल R। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। स्मॉल r जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो उस केस में रिंग या छल्ला का जो है जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या हो जाएगा? पाई r, पाई ब्रैकेट में r प्लस r और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस r, और पेरीमीटर जो है 2 पाई R और 2 पाई R के नाम से जाना जाएगा। ठीक, अब सेक्टर की बात करते हैं। तो पिछले स्लाइड में आपको सेक्टर के विषय में बताया था, किसी भी वृत्त में सेक्टर होता है, और उस सेक्टर में अगर जो है R हम स्मॉल, जो ये दो रेडियस से बना, एक चाप से बना जो आकृति होती है उसको सेक्टर बोल देते हैं। तो दो त्रिज्याओं के बीच का कोण अगर हम थीटा ले लें और त्रिज्या समान होगी, तो एक ये भी R और ये R, दो त्रिज्या का मान हमेशा समान होता है, R रखा जाए। तो स्मॉल R अगर रेडियस ऑफ सर्कल है, और L जो है अगर हम लेंथ ऑफ आर्क, चाप
की लेंथ अगर हम यल लें तो उस केस में सेक्टर का सर्कल ऑफ सेक्टर जो है क्या होगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या दूसरे संदर्भ में अगर फार्मूला ले तो 1/2 यल इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, और पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। वृत्त का जो सेक्टर होता है या सर्कल ऑफ सेक्टर, उसका जो एरिया होगा और उसका जो पेरीमीटर होगा, उससे जो है एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो सर्कल ऑफ सेगमेंट जो है, अगर यहाँ पर ये देखिए चित्र लिया, तो सर्कल ऑफ जो सेगमेंट होगा उसकी एरिया क्या हो जाएगी, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिएगा। फिर इसी सर्कल ऑफ सेगमेंट का अगर पेरीमीटर अगर पूछा जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, पाई आर थीटा अपान 180 प्लस 2r साइन थीटा बाई 2, जहां थीटा क्या है, दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण है या त्रिज्यखंड कोण बोलेंगे। एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट सेंटर या त्रिज्यखंड कोण बोल देंगे। तो थीटा दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण या त्रिज्यखंड कोण होता है। तो यहां पर आपको हमने सारे वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र थे वो हमने आपको बता दिया है। अब आइए आगे देखते हैं वृत्त के कोणों से संबंधित गुण। अगर आप वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त के अंदर कोण भी होते हैं, तो इससे वृत्त के कोणों से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण गुण होते हैं उसके विषय में जानते हैं। अब ये चित्र आप देखिए, एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर ये चाप है, इस चाप पर देखिए तो कोण बने हुए हैं। तो वृत्त का एक सबसे बड़ा गुण होता है कि एक ही वृत्त खंड में दो कोण हमेशा समान होते हैं। तो इस वृत्त खंड में देखिए दो कोण, अगर कोण ए और कोण बी ले तो एक ही वृत्त खंड में हमेशा दो कोण बराबर होते हैं, कोण ए और कोण बी हमेशा बराबर होंगे। फिर आइए एक आकृति फिर से हमने लिया, यहां पर देखिए वृत्त है ना। तो इस आधे वृत्त खंड में अगर देखें, अब इस आधे वृत्त खंड में अर्धवृत्त में देखें तो एक अर्धवृत्त में कोणों का माप हमेशा 90 अंश होता है। तो यहां पर अगर हम इस आकृति में देखें तो आकृति में कोण बी का मान 90 डिग्री होगा। अगर यहां पर मान लीजिए हम लेते हैं, मान लो ये सी है, तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो इस वृत्त के इस गुण के कारण ये जो है ऐसे और ये ऐसे आएगा और इस कोण का मान भी 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब है कि एक अर्धवृत्त में कोणों का माप सदैव 90 डिग्री होता है। फिर आते हैं इस आकृति को लेते हैं। अब देखिए इस आकृति को लिया, अब इस वृत्त में कोण COB है, देखिए ये कोण COB और ये कोण CAB है। तो वृत्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण है और इससे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, एक वृत्त के केंद्र में बना कोण, एक वृत्त के केंद्र में देखिए केंद्र है, इसमें जो कोण बनता है इस चाप द्वारा, ये जो चाप है चाप CB द्वारा एक वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर, देखिए वृत्त की परिधि पर कोण A है, तो वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण से दोगुना होता है। कहने का मतलब ये चाप है, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना है, कोण O है या एंगल COB या कोण COB, और इसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर बना कोण A है ना। तो ये कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण से दोगुना होता है। यानी कि एक वृत्त के केंद्र पर जो कोण का मान होगा वो वृत्त की परिधि पर जो कोण बन रहा है उससे दुगना होता है। अगर ये मान लो 10 डिग्री है तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 20 डिग्री होगा। अगर यहां पर मान लो 20 डिग्री लिखा है तो यहां पर कोण का मान आधा हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो दी गई आकृति में कोण COB कोण CAB का दुगना होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण से दोगुना होता है। अगर ये 20 डिग्री है मान लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हमेशा 10 डिग्री होगा, है ना। इसको 10 डिग्री लिख दीजिए ना, ये 10 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 10 डिग्री है मान लो तो हमेशा वृत्त के इस गुण के कारण इस वृत्त के केंद्र का कोण क्या हो जाएगा,
20 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लो ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, मान लो 40 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 80 है तो यहाँ पर 40 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण से दोगुना होता है। अब आइए वृत्त से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। अब एक पहला प्रश्न है यहाँ पर, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में आपके लिए शामिल किया है। बड़े ध्यान से इसको आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए, और भविष्य में आपको बहुत काम आएगा। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस प्रश्न में क्या दिया है, दिया गया है यदि वृत्त का परिमाप क्या है, क्षेत्रफल के, उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिज्या r का मान क्या होगा। यदि कोई वृत्त लिया हमने, तो यदि किसी वृत्त का परिमाप वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो परिमाप में जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, r होगी। तो अगर कोई त्रिज्या है, कोई वृत्त है, मान लो ऐसे वृत्त ले लिया मान लो, और इसकी त्रिज्या मान लो ये r है, ये o है, ये o हो गया, अरे ये आपका o हो गया, सेंटर बिंदु हुआ, ये o हुआ, है ना, ये मान लो पॉइंट है आपका, और ये o हो गया। तो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लो स्मॉल r है ना, यहाँ पर r बनाते हैं पहले, मान लो ये स्मॉल r है ना। तो इस वृत्त में अगर इस वृत्त की त्रिज्या r है तो इसका परिमाप क्या होगा, 2 पाई r, है ना, और वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर यहाँ पर। तो पाई r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पाई r इंटू r बराबर 2 पाई r। अब r से r को आप काट दो, है ना, और पाई से पाई कट जाएगा तो r का मान क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो मात्रक लोगे, अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में लेते हैं तो मात्रक सेंटीमीटर में लिखेंगे, अगर मात्रक मीटर में है तो 2 मीटर हो जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। घोड़ा है 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। रस्सी के खुले सिरे के सहारे चलकर वो मैदान में वृत्ताकार आकृति बनाता है। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आप बताइए। अब मान लो ये खूंटा है, यहाँ पर केंद्र है ये। अब ये कह रहा है कि 28 मीटर, अब ये मान लो 28 मीटर लंबी रस्सी है ये, है ना, 28 मीटर ये लंबी रस्सी बना है। अब इस रस्सी का जो एक सिरा तो बंध गया खूंटे से, केंद्र से, मान लो ये केंद्र O हो गया। अब इसी खुले सिरे के सहारे वो मैदान पर चलकर क्या कर रहा है, वृत्ताकार आकृति मान लो बना दिया, है ना, देखो वृत्ताकार आकृति बना दिया। तो आपको त्रिज्या मिल गई। त्रिज्या कितनी मिली, 28 मीटर, है ना। 28 मीटर जो रस्सी की जो लंबाई है वो क्या हो गई, वो त्रिज्या हो गई आपकी। तो जब त्रिज्या मिल गया तो आपको वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा। कैसे, आइए इसको हल करते हैं। तो वृत्ताकार आकृति की जो त्रिज्या हुआ वो कितना मिला, 28 सेंटीमीटर मिला। यहाँ पर आते हैं, वृत्ताकार आकृति की त्रिज्या कितनी मिली, 28 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r मीटर। r का मान जो है चूंकि मीटर में दिया है तो 2 पाई r मीटर रखेंगे हम। अब पाई का मान रख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है। अब 2 पाई r में देखिए, यहाँ पर 2 पाई r में ये कहां पर आएगा, 2 इंटू 22/7, ये देखिए 2 इंटू 22/7 गुणे 28। पाई का मान 22/7 और r का मान 28 हो गया। तो इसको अगर हल करते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, 4 दूना 8, और 8 का अगर 22 में हम गुणा करते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 17। तो वृत्त की परिधि का मान कितना आ गया, 176 मीटर। अब हमने आपको फार्मूला बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान दिया हुआ है 28, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो कुल मान कितना आ जाएगा आपका, 2464 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
ये प्रश्न जो हमने आपको सिलेक्ट किया है ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो वीडियो को रोककर पॉज करके आप उसको लगाइए, सवाल को समझिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। अब अगला जो सवाल है आपका, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 4000 चक्रों में क्या कह रहा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब 4000 चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा? 88 किलोमीटर। क्वेश्चन से, प्रश्न से क्या है, 4000 चक्रों में तय की गई दूरी कितना होगा? 88 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो 88 गुणे 1000 मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब 4000 चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है? 88 गुणे 1000 मीटर। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी 88 गुणे 1000 बटा 88 गुणे 1000 बटा 4000 मीटर। और इसको जब हल करेंगे कैसे, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 4 से जब हल करेंगे 88 को तो 22 आ जाएगा। तो ये आया एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? उस पहिए की परिधि हो जाएगी। यही समझने वाली बात है यहाँ पर। इस क्वेश्चन की सबसे महत्वपूर्ण जो वो है पड़ाव है, ये क्या है कि एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है वो पहिए की परिधि होगी। पहिए द्वारा एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है वो क्या हो जाएगा? वो पहिए की परिधि हो जाएगी। अब पहिए की परिधि मान लो 22 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? परिधि का आधा, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 11। तो पहिए की त्रिज्या अगर हम r मीटर मानते हैं तो परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई r। तो 2 पाई r बराबर 22 मीटर हो जाएगा। अब इसको अगर हल करेंगे, पाई में पाई का मान रख देंगे, 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे r बराबर 22। तो r बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7 बटे 44 बराबर 22 से 44 कट जाएगा 2 बार, तो 7 बटे 2। और इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर? 3.5 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हल मिलता है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एक चक्कर में तय की गई दूरी जो 22 मीटर मिलती है वो क्या है? वृत्त की परिधि होती है, वो पहिए की परिधि हो जाएगी, है ना। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपको जब लगाएंगे? तो 3.5 मीटर। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्वेश्चन आपके ITI एग्जाम में इससे जरूर आता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में, लेकिन एक क्वेश्चन ये वाला जरूर आता है। ये प्रश्न है, एक वृत्त का अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर है। तो पहले इन्होंने क्या बोला? अर्धव्यास। ये भी बहुत चालाक है, अर्धव्यास बोला। तो अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या हो जाएगी ना। तो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यदि एक त्रिज्यखंड या सेक्टर वृत्त केंद्र पर 60, यदि एक त्रिज्यखंड वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अगर बनाता हो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, ये आकृति देखिए, पहले यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं एक बार। एक वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यदि एक त्रिज्यखंड वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का, यहाँ पर देखिए आते हैं, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस चित्र में आइए देखते हैं। देखिए चित्र है, इस चित्र में ये वृत्तखंड बना हुआ है आपका, है ना, पूरा पूरा वृत्त है, ये वृत्तखंड है ABCD, है ना। BC क्या है आपका? जीवा है। BDC क्या है? आपकी चाप है। और 8 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की मतलब वृत्त की त्रिज्या है। तो 8 सेंटीमीटर अगर ये हुआ तो AC भी क्या हो जाएगा? ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो वृत्त का अर्धव्यास यानी त्रिज्या 8 हो गई। त्रिज्यखंड का वृत्त केंद्र पर जो कोण है ये देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो इस चित्र को पहले हम पूरी तरह से अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस अब यहाँ पर देखिए, ये 8 सेंटीमीटर ये हो गया त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ये भी हो गई, और त्रिज्यखंड का कोण यानी दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो
तो इस चित्र में जैसा भी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, हमें ज्ञात है, हमें पता है, हमने आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताया था। क्या था इस चित्र में जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिज्यखंड एबीडीसी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या होगा, एबीडीसी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड एबीडीसी, ये जो त्रिज्यखंड है ये पूरा एबीडीसी का क्षेत्रफल। अगर इस त्रिज्यखंड एबीडीसी में से इस त्रिभुज के, इस पूरे त्रिभुज के, जो ये पूरा त्रिभुज है आपका, है ना, एबीसी, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें ये वाला इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि त्रिज्यखंड एबीडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो त्रिभुज होगा ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 60 डिग्री दिया है, तो ऑब्वियसली दो भुजाएं जब बराबर हैं तो ये कोण बी और कोण सी, यहां पर देखिए कोण बी और कोण सी का मान क्या होगा, वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, है ना। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, है ना, बताया था ना, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब सबका मान रख देंगे। तो वृत्त देखिए यहां पर लिखा भी है, वृत्त केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। और क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर फार्मूला देखिए, फार्मूले में पाई का मान 22/7, आर का मान 8 है, 8 रख दिया, आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर यानी 8 इंटू 8 गुणे थीटा का मान 60 है गुणे बटा 7 गुणे 360 माइनस अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान रख रहे हैं तो अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 गुणे 8 बटा 4 हो जाएगा। और जब इसको पूरा हल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5.811 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मान कितना आया, 5.811, है ना। इसको देखिए हल किया ना, अब इस जब सबका मान रख दिया तो 22 गुणे 8 गुणे 4 बटा 7 गुणे 3 माइनस 1.732 इंटू 16। फिर इसको जब हल करते हैं तो इसका मान कितना आता है 33.523 माइनस 27.712। फिर जब इसको इसमें से इसको घटाते हैं तो ये उत्तर मिलता है। तो लघु वृत्तखंड BCD का मान कितना आ गया आपका, 5.811। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। प्रशिक्षण का सारांश, वृत्त, आज हमने आपको वृत्त के विषय में बताया, वृत्त की परिभाषाएं बताया, वृत्त का क्षेत्रफल बताया, वृत्त की परिधि के विषय में बताया, वृत्त की त्रिज्या के विषय में बताया, फिर वृत्त से संबंधित पद के विषय में आपको बताया, जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, व्यास, इसके विषय में आपको बताया, वृत्त से संबंधित सूत्र के विषय में बताया, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट सर्कल का क्षेत्रफल, क्वाड्रेंट सर्कल की परिधि, फिर उसके बाद रिंग के विषय में आपको बताया, रिंग का क्षेत्रफल या वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल और वृत्ताकार छल्ले की परिधि के विषय में बताया। फिर उसके बाद हमने आपको त्रिज्यखंड के विषय में बताया और त्रिज्यखंड का फार्मूला, त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के विषय में बताया। फिर उसके बाद हमने आपको वृत्त से संबंधित कई प्रश्नों को बताया। और ये जितने भी प्रश्न आपको हमने बताया था, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कुछ प्रश्न इस तरह के आ चुके हैं और आगे भी इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रयुक्त संदर्भ, अरिहंत पब्लिकेशन बुक फॉर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि एस के भटनागर के द्वारा लिखी गई है और जिसकी वेबसाइट है www.arihantbooks.com। आज मैंने वृत्त और वृत्त से संबंधित गणनाओं पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।